हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एटम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज लेके आए हैं अपन क्लास, वो है खरपतवार विज्ञान, जिसे बोलते हैं वीड साइंस। तो अपन खरपतवार के बारे में चर्चा करेंगे और खरपतवार के बारे में सब कुछ जानते होंगे। और सभी किसान फैमिली से जुड़े हुए जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, तो वो सभी है खरपतवार के बारे में ढंग से जानते होंगे, घास फूस के बारे में सब कुछ जानते होंगे, कौन सा क्या खरपतवार है, किसका क्या नेचर है और किस प्रकार कौन सी फसलों में आते हैं, उनके बीज से उनका प्रवर्धन होता है या उनका कोई वानस्पतिक भाग से प्रवर्धन होता है। तो ज्यादातर है खरपतवार के बारे में अपने को नॉलेज होगा, क्योंकि अपन क्या है किसान फैमिली से। लेकिन कुछ पार्ट है जो मेन चीज है उनके बारे में अपन डिटेल से बताते हैं और इसके बारे में अपन बात करते हैं खरपतवार क्या है। पहला है खरपतवार वीड। यदि अपन खरपतवार की बात करते हैं, खरपतवार की परिभाषा की बात करते हैं कि खरपतवार क्या है। खरपतवार वैसे सामान्य यदि परिभाषा की बात करते हैं तो वह पौधा जो अनचाहे, मतलब अपन नहीं चाहते हैं उस स्थान पे और उस समय उग जाए, वही खरपतवार है। यदि अपन सिंपल भाषा की बात करते हैं परिभाषा की, तो खरपतवार क्या है कि वह पौधा जो अनचाहे स्थान पर और अनचाहे समय में उग जाए, उसे ही खरपतवार कहते हैं। अनचाहे का मतलब अपन जहां चाहते नहीं है उस स्थान पे कोई भी पौधा उग जाए, भले ही वो एक फसल में दूसरी फसल का पौधा ही क्यों ना हो, वो भी अपने लिए क्या है खरपतवार है। और इसके अलावा क्या है कि वो जिस सीजन में अपने को, जैसे मान लो कि अपन बात करते हैं चने की, तो चने का जो पौधा है वो रबी सीजन में ग्रो होता है और वो कभी कभार जैसे मान लो खरीफ सीजन में ग्रो हो जाए, तो वो भी अपने लिए क्या है खरपतवार है। इसलिए ये सिंपल सी परिभाषा है, वह पौधा जो अनचाहे स्थान पर और अनचाहे समय में उग जाता है वो क्या कहलाता है डियर, वो कहलाता है खरपतवार। अब अपन बात करते हैं, खरपतवार की परिभाषा कंप्लीट हो गई। खरपतवार क्या है, वह पौधा जो अनचाहे स्थान वह समय, वह अनचाहे समय पर उग जाए, है ना, उसे क्या कहते हैं खरपतवार कहते हैं। वीड एज ए क्या है अनवांटेड प्लांट है, जिसे अपन नहीं चाहते हैं वो पौधा है वीड। अब अपन बात करते हैं कि वीड की, यदि अपन इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में क्या है कि अलग अलग क्रॉप का अलग अलग इंस्टीट्यूट है। इसी प्रकार है वो वीड साइंस का है, वो इंस्टीट्यूट कहाँ है तो उसकी बात करते हैं अपन, वो है जैसे एनआरसी ऑन वीड। एनआरसी ऑन वीड, एनआरसी का क्या मतलब होता है, राष्ट्रीय अनुसंधान खरपतवार केंद्र। ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है जबलपुर एमपी। तो इस प्रकार है ये जो एनआरसी ऑन वीड साइंस या एनआरसी ऑन वीड खरपतवार का जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ स्थित है, जबलपुर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा क्या है कि जो खरपतवार है उसका पितामह की बात करते हैं अपन। खरपतवार का पितामह ये कौन है, ये आपने पहले भी नाम सुना होगा इसका, ज़ेंथ्रोटूल, है ना। और ज़ेंथ्रोटूल इसके अलावा और किसका है, ज़ेंथ्रोटूल, इसके अलावा ज़ेंथ्रोटूल है वो और किसका पितामह है, वो किसका है, टिलेज का है। टिलेज आपको पहले ही बताया था भाई, ट्रॉली है, ट्रॉली के साइड में क्या लगा लिखा हुआ होता है टूल बॉक्स, मतलब उससे बना हुआ है, यंत्रों से संबंधित या भू परिष्करण से संबंधित जो पितामह है वो कौन है, ज़ेंथ्रोटूल। और ज़ेंथ्रोटूल और किसका है, खरपतवार का पितामह है। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसने क्या किया था, ज़ेंथ्रोटूल ने एक क्या है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री नामक एक जो बुक है उसको लिखा था इसने, ठीक है।
इस बुक ने लिखा था। और इसके अलावा इसने क्या किया था, हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर, हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर का विकास भी इसने किया था। तो जेथ्रो टूल है वो क्या है, जो खरपतवार है उसका पिता में है वो कौन है, जेथ्रो टूल। और इसके अलावा उसने कौन सी बुक लिखी थी, हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री। इसके अलावा उसने किसका विकास किया था, उसने हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर का और सीडेल का भी विकास किया था, है ना। और इसके अलावा क्या है, और किसका पिता में है, इसके अलावा ये क्या है, भूपरिष्करण का, पता ही है आपको, टिलेज का, है ना। इसके अलावा शून्य टिलेज का, है ना, शून्य भूपरिष्करण, शून्य भूपरिष्करण। तो इस प्रकार ये आपको ये ध्यान में रखना है कि खरपतवार का पिता में कौन है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा सामान्य जानकारी खरपतवार की। अब खरपतवार की परिभाषा हो गई, खरपतवार का अनुसंधान केंद्र हो गया और खरपतवार का पिता में हो गया। अब अपन बात करते हैं किसके, खरपतवार के वर्गीकरण की, है ना, कि खरपतवार का वर्गीकरण है वो किस प्रकार करे। या अपन पहले बात कर लेते हैं खरपतवार के लाभ व हानि की। तो खरपतवार से पहले अपन बात करेंगे वो किसकी करेंगे, अपन खरपतवारों में सबसे पहले अपन बात करेंगे खरपतवारों के लाभ, है ना, खरपतवारों से लाभ। एक चीज अपने को इतने ध्यान में रखनी है कि जो खरपतवार है वो सामान्यतः है वो C4 प्लांट होते हैं। C4 प्लांट का मतलब जानते हो, जिनकी लीफ है वो चौड़ी होती है और उनका जो लीफ की जो मोटाई है वो उसका दल भी ज्यादा होता है। तो इस प्रकार की जो लीफ जो होती है, जो पत्तियां होती है, उन पौधों को C4 प्लांट कहते हैं। सामान्यतः यदि अपन फसलों की बात करते हैं तो इसमें ज्वार है, बाजरा है, मक्का है और गन्ना है। तो इस प्रकार की जो फसलें हैं वो क्या है, C4 पौधे। तो यदि अपन खरपतवार की बात करते हैं तो ये क्या है, सामान्यतः C4 पौधे होते हैं, ठीक है, सामान्यतः C4 पौधे होते हैं खरपतवार, ठीक है। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं खरपतवारों के लाभ। लाभ में क्या करते हैं, पहला है चारे हेतु उपयोगी, है ना, चारे हेतु उपयोगी। तो चारे हेतु उपयोगी में है वो खरपतवार किस प्रकार काम करते हैं। साधारणतः अपन देखते हैं अपने खेत में है, कचरा उगा हुआ है और उस खेत में कचरा उगा हुआ है तो उस अपन क्या है, पशु को छोड़ देते हैं। तो चारे के रूप में पशु है उसको काम में लेता है और चारे के लिए इसी प्रकार ये उपयोगी है। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल की देखो, इसमें सबसे ज्यादा खरपतवारों में है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम्पल। हर चीज के एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल में से ही क्वेश्चन पुटअप होता है और आपको एग्जाम्पल ही ध्यान में रखना है। जैसे इसके एग्जाम्पल है वो है दूब घास है ना, इसके अलावा है जैसे कासनी है। तो इस प्रकार के जो खरपतवार है वो क्या है, चारे हेतु उपयोगी है। और इसके अलावा अपन बात करते हैं जो दूसरा लाभ है वो है धार्मिक उपयोग हेतु, धार्मिक उपयोग हेतु। अब धार्मिक उपयोग हेतु सामान्यतः है वो किसको काम में लिया जाता है, भले ही मनुष्य के जीवन से लेकर मरण तक की जितनी भी क्रियाएं होती है, जो भी धार्मिक क्रियाएं होती है, उन्हीं सभी क्रियाओं में किसी न किसी एक खरपतवार का प्रयोग किया जाता है। वो कौन सा है, दूब घास। दूब घास का प्रयोग है वो हर जगह किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल कौन है वो है दूब घास। अब ये जो दो लाभ हो गए, उसके बाद में अपन बात करते हैं वो है प्रदूषण सूचक के रूप में, है ना, प्रदूषण सूचक हेतु। कहने का मतलब वह खरपतवार जो क्या करते हैं, कोई भी गैस यदि ज्यादा वातावरण में हो रही है या उस एनवायरमेंट में कोई गैस का कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसकी सांद्रता अधिक है, तो उसका इंडिकेशन करता है वो खरपतवार जो गैस, जो प्रदूषण का सूचक भी है। तो इस प्रकार कौन कौन से हैं, यदि अपन बात करते हैं SO2, है ना, यदि अपन किसकी बात करते हैं SO2, है ना। इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं SO2 गैस जिसका रिलीज होने से प्रदूषण होता है, तो उसका जो इंडिकेटर प्लांट है वो है बथुआ, ठीक है।
यदि बथुआ वहां लगा हुआ है तो बथुआ है वो प्रदूषण का सूचक है, ये बता देगा कि वहां SO2 की मात्रा कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है। इस प्रकार यदि अपन बात करते हैं जैसे NH4 का जो सूचक है वो है जंगली सरसों, ठीक है। तो इस प्रकार है वो प्रदूषण के सूचक है। तो खरपतवारों के लाभ में है वो 3 पॉइंट हो गए। अब अपन बात करते हैं कॉफी के स्वाद बढ़ाने हेतु, कॉफी के स्वाद बढ़ाने हेतु, है ना। कई खरपतवार होते हैं जिनको अपन किस में काम में लेते हैं, जो अपन कॉफी का स्वाद बढ़ाते हैं तो उसके लिए अपन उनको यूज लेते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल में यूज ले रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र के रूप में। तो वो कौन सा है, वो है कासनी। कासनी है चिंकोरियम एंटाइवस। और कासनी किसमें होती है, सामान्यतः बरसीम या रिंजगे की फसल में कासनी है वो उगी हुई होती है। बरसीम और रिंजगे का मुख्य खरपतवार कौन सा है, कासनी है। आपको इसके अलावा यदि अब आता है क्वेश्चन यहाँ पे कि बरसीम का मुख्य खरपतवार है तो कासनी है। यदि ऐसा पूछा जाता है कि रिजगे का मुख्य खरपतवार है तो वो कौन सा है, वो है अमरवेल दोस्तों। अब इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं लाभ की, तो छत बनाने हेतु प्रयुक्त, है ना, छत बनाने हेतु प्रयुक्त। अब छत बनाने हेतु प्रयुक्त है वो सामान्यतः अपन गाँव में है। गाँव में देखे होगी कि जो कच्चे मकान होते हैं तो उनके जो छप्पर बनाने के लिए काम में लिया जाता है, तो वो काम में लिया जाता है कांस, है ना, कांस या कूचा, है ना, ऐसे कह रहे मूंजा, ठीक है। कांच या कूचा जो अपन बोलते हैं सामान्यतः, तो इस प्रकार अपन यूज लेते हैं इसको। अब उसके बाद में है छठा है वो है प्रजनन संबंधी रोगों में, प्रजनन संबंधी रोगों में। तो प्रजनन संबंधी रोगों में जो गोखरू है उसका बहुत ज्यादा उपयोग किया गया है, जिससे क्या होता है कि अपनी जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल से रिलेटेड या प्रजनन से संबंधित कोई भी दिक्कत आती है तो उसका उपयोग एक दवाई के रूप में किया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल कौन है, वो है गोखरू, ठीक है। अब उसके अलावा यदि अपन बात करते हैं तो इसके अलावा है सातवां है अगरबत्ती बनाने में, अगरबत्ती बनाने में, अगरबत्ती बनाने में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है, आपने मोथा है जिसका नाम मोक्त्या, सामान्यतः कोई भी भाषा में मोक्त्या बोलते हैं, जो इतनी हाइट होती है उसकी और उसकी लीव्स है वो पतली होती है और इसके नीचे ट्यूबर्स होती है, गांठ होती है। जब अपन उखाड़ते हैं तो उस ट्यूबर्स से क्या करते हैं, अगरबत्ती बनाने के लिए उसको काम में लिया जाता है। तो किसके लिए उपयोगी अगरबत्ती बनाने के लिए कौन सा है, वो एग्जाम्पल है दोस्तों मोथा, ठीक है। अब इसके अलावा है अपन बात करते हैं जैसे मधुमेह में प्रयुक्त होने के लिए, जैसे मधुमेह रोग है प्रजनन संबंधी रोगों में, मधुमेह में उपयोगी, है ना, तो मधुमेह में उपयोगी है वो स्ट्राइगा, है ना। इस प्रकार ये लाभ है। इसके अलावा जो सजावट के लिए उपयोगी है ना, ये भी आपको ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इतना ही सफिशिएंट है। सजावट के लिए उपयोगी वो लिख लो एक पॉइंट है, सजावट के लिए उपयोगी। सजावट के लिए उपयोगी में कौन कौन से हैं, जैसे अपन क्या है कि जो भी खरपतवार है अपन क्या जो दूसरे देशों से सजावट के रूप में लाए थे और वो खरपतवार वो पौधे जो अपन ने सजावट के रूप में इंडिया में लेके आए थे और वो पौधे आज क्या है खरपतवार का रूप ले रहे हैं। तो इस प्रकार है अपन जो दूसरे देशों से भी कोई पौधे हैं सजावट के रूप में लेके आए थे और वो यहाँ आकर के क्या काम कर रहे हैं, वो एज खरपतवार के रूप में काम कर रहे हैं, उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई और वो क्या है खरपतवार का रूप ले लिए। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें है लेंटाना, लेंटाना कैमरा। तो इस प्रकार ये तो हो गए किसके खरपतवारों के लाभ। अब अपन बात करते हैं खरपतवारों से हानि, ठीक है। तो ये लाभ तो समझ में आ गए होंगे भाई, सारे तो उपयोगी ये चीजों के लिए। अब हानि की बात करते हैं तो पहला है फसल उत्पादन में,
फसल उत्पादन में। देखो यदि खरपतवार की बात करते हैं तो खरपतवार क्या करते हैं कि जो फसल है और फसल के बीच में क्या है कंपटीशन करते हैं, प्रतिस्पर्धा का काम करते हैं। जैसे जहां पर भी खरपतवार उगे हुए हैं तो वो क्या करेंगे कि फसल के बीच में कंपटीशन करेंगे, क्योंकि वो भी पानी लेना चाहेंगे, वो भी लाइट लेना चाहेंगे, वो भी न्यूट्रिएंट लेना चाहेंगे। तो इस प्रकार है, पौधे हैं वो अपनी कोशिश करेंगे, फसल है वो अपनी कोशिश करेगी न्यूट्रिएंट या लाइट या स्पेस लेने के लिए या जगह लेने के लिए। इसी प्रकार है वीड है वो भी अपनी कोशिश करेगा। तो उन दोनों के बीच में क्या होगी, प्रतिस्पर्धा होगी। और उस प्रतिस्पर्धा से क्या होगा कि जो पानी है फसलों को मिलने वाला था वो पानी किनको मिलेगा, वो डिवाइड होकर के और खरपतवारों को मिलेगा, जिससे क्या होगा कि जो फसल का लास्ट में उत्पादन आने वाला है और वो उत्पादन है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो कितना उत्पादन है वो किससे डिक्रीज होता है, तो इनके बारे में अपन बात करते हैं। वो है जैसे खरपतवार है, खरपतवार इससे क्या है कि 33% है वो फसल का है उत्पादन है वो डिक्रीज होता है। कई फसलों में तो 100% तक होता है, लेकिन ओवरऑल एवरेज की बात करते हैं तो 33% उत्पादन है वो खरपतवारों द्वारा ही डिक्रीज होता है। इसके अलावा यदि बात करते हैं अपन कीटों की, तो कीटों द्वारा है वो है 26% है वो फसल का उत्पादन डिक्रीज होता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं रोगों की, तो रोगों से क्या है कि 20% है वो क्या है फसल का उत्पादन कम होता है यदि रोग और बीमारी लगी हुई है तो। और फिर उसके बाद में बात करते हैं अन्य। अब अन्य में कोई भी आ सकते हैं, जैसे मान लो कि चूहे आ गए या अन्य कोई भी लॉसेज हो गया, तो रिमेनिंग पार्ट है वो अन्य में आ गए, जो भी है शेष भाग। अब ये है कि अपने को यदि अपने को याद करने के लिए खरपतवार को वीड बोलते हैं, कीटों को इंसेक्ट आई बोलते हैं और इसको डिजीज बोलते हैं और इसको ओ। तो अपने को याद क्या करना है, वीडो। क्या याद करना है, वीडो। ठीक है, वीड, इंसेक्ट, डिजीज और अदर। तो इस प्रकार अपने को याद करने की ट्रिक है। या फिर आप हिंदी में याद करना चाहे तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, इसको बोलते हैं खैकार है, खैकार आओ ना बुढ़ापा में, तो इन बोले खैकार, जैसे खरपतवार, कीट और रोग। तो इस प्रकार है वो फसल उत्पादन को इतनी % है वो खरपतवार हानि पहुंचाते हैं। खरपतवार और फसलों के बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है। और कंपटीशन है वो हर चीज के लिए होता है, जगह के लिए होता है। जैसे मान लो कि मैं खड़ा हूं और यहाँ पे मैं आराम से खड़ा हूं और यहाँ पे 5 लड़के आके इसी स्पेस पे है वो खड़े कर देंगे, तो वो क्या है जगह के लिए कंपटीशन करेंगे। तो इस प्रकार जो जमीन है अपनी, जो भूमि है, उस भूमि पे अपन फसल उगा रखे हैं, उनके साथ यदि खरपतवार उगे हुए हैं तो वो क्या करेंगे, उस फसल के साथ में क्या है कंपटीशन करेंगे। और कंपटीशन करेंगे तो क्या होगा कि जो फसल को मिलने वाले पोषक तत्व है और फसल को मिलने वाला स्पेस है, वाटर है या उसको मिलने वाली लाइट है, तो उनकी कमी हो जाएगी। और उनकी कमी होने से क्या होगा, डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ेगा, फसल उत्पादन पे। अब अपन बात करते हैं दूसरा जो हानिकारक प्रभाव वो क्या है, मानव स्वास्थ्य पे। मानव स्वास्थ्य पे, स्वास्थ्य पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि मानव स्वास्थ्य पर है वो खरपतवार का कैसे प्रभाव पड़ता है। जो अपन सामान्यतः कई खरपतवार उगे हुए होते हैं अपने उनको ध्यान में नहीं देते, जबकि वो खरपतवार है वो अपने लिए कितने हानिकारक है। यदि अपन एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल है वो है, जैसे अपन यदि एग्जाम्पल में कांग्रेस घास की बात करते हैं या गाजर घास भी बोलते हैं उसको, गाजर घास है ना। गाजर घास से क्या होगा कि अस्थमा होने की संभावना रहती है, अस्थमा या खुजली है ना। तो इस प्रकार की जो बीमारियां हैं वो मनुष्य में, यदि अपन गाजर घास है उसके खेत से अपन यदि निकलते हैं तो उसके खेत से एलर्जी होने की संभावनाएं रहती है और अस्थमा रोग होने की संभावनाएं भी रहती है। यदि अपन क्या करते हैं कि क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि राजस्थान के लिए वह कौन सा खरपतवार है जो सबसे ज्यादा नुकसानदेह है, या फिर खरपतवारों में सबसे हानिकारक खरपतवार निम्न में से कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है गाजर घास है, कांग्रेस घास भी बोलते हैं उसको। इसके अलावा पार्थेनियम स्टेलिफॉर्मिस भी बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है,
क्योंकि उसकी पत्तियां वो गाजर की तरह होती है, इसलिए उसको गाजर घास कहा जाता है। ये साधारणतः है वो जहाँ पानी अवेलेबल होता है, उपलब्ध होता है, वहाँ ये घास है सामान्यतः देखने को मिलती है। इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं अस्थमा और खुजली गाजर घास से होती है। यदि अपन बात करते हैं किसकी, सत्यानाशी की, है ना, सत्यानाशी क्या कर देती है, सत्यानाश ही कर देती है किसका, आदमी का पूरा ही सत्यानाश कर देती है। जब आदमी को कुछ दिखता नहीं है तो क्या हो गया, उसके लिए सत्यानाशी है। तो सत्यानाशी क्या काम करेगी, यदि सत्यानाशी के साथ में या फिर सरसों के साथ में सत्यानाशी के बीज है वो मिल गए, ठीक है, सरसों के बीज है उसके साथ में यदि सत्यानाशी के बीज है वो मिल गए, तो सत्यानाशी के बीज है वो क्या होंगे, तेल के रूप में निकलेंगे और उनका भी तेल निकलेगा। और तेल निकलने से क्या होगा, यदि उस तेल का अपन क्या है कंजप्शन करेंगे या उस तेल का उपयोग करेंगे तो उससे क्या होगा, जो अंधापन रोग है वो होने की संभावनाएं रहेगी, जिसको बोलते हैं ड्रॉपसी, ठीक है, ड्रॉपसी या अंधापन रोग। ये किसके कारण होगा, ये सत्यानाशी के कारण होगा। सरसों का खेत है उसमें क्या है, सत्यानाशी के पौधे उगे हुए हैं, और जो सरसों की कटाई करने के बाद में है या सरसों के बीज के साथ यदि सत्यानाशी के बीज मिक्स हो गए और उन बीजों के से क्या है तेल निकल गया, और तेल निकलने के बाद उस तेल को अपन काम में ले रहे हैं, तो अपने को अंधापन या ड्रॉपसी रोग होने की संभावना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका आईसीआर में। ये कहाँ पूछा गया था, आईसीआर में। ऐसा मत सोचो कि आईसीआर में पूछा गया था, जेट में नहीं पूछा जाता। सामान्यतः ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और सर्वाधिक है वो काम में आने वाला क्वेश्चन है, और इस पे सबका फोकस जाता है। तो ये आया था आपका आईसीआर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सत्यानाशी के बीज यदि सरसों के बीज के साथ मिलते हैं तो निम्न में से कौन सा रोग होता है, तो ड्रॉपसी रोग, अंधापन होता है। या ऐसा पूछा जा सकता है कि ड्रॉपसी रोग या फिर अंधापन है मनुष्य में, वो किस खरपतवार के कारण होता है, तो वो है सत्यानाशी। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं, तीसरा है पशुओं के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव, मतलब पशुओं के स्वास्थ्य पर भी है वो खरपतवार क्या है, हानिकारक प्रभाव डालते हैं। यदि अपन बात करते हैं किसकी, यदि सामान्यतः अपन ने देखा होगा जो भेड़ होती है, भेड़ है वो खेत से निकल करके जाती है, तो भेड़ की जो ऊन है उसके ऊपर क्या है, जैसे खरपतवारों के जो बीज है जिसको अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं बरबूटिया, तो वो चिपक जाता है, जिससे क्या है कि जो भेड़ की जो ऊन है उसकी क्वालिटी भी खराब हो जाती है। यदि इसके अलावा क्या होता है, देखो इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यदि खरपतवार है वो जंगली ज्वार है ना, जंगली ज्वार यदि उगी हुई है और उसका कंजप्शन, उसको यदि क्या है पशु खा लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि पशु की मौत भी हो सकती है। क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है जंगली ज्वार में, उसमें एसियन होता है जिसको अपने धुरीन भी बोलते हैं, और इसके अलावा इसका दूसरा नाम है प्यूरिसिक एसिड भी कहा जाता है, प्यूरिसिक अम्ल भी इसका अन्य नाम है। तो इस प्रकार के ये अम्ल है वो इस ज्वार में है उपस्थित होते हैं, और उस ज्वार को है वो पशु खाते हैं तो वो पशु की मृत्यु भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार है वो खरपतवार हानि पहुंचाते हैं। अब इसके अलावा क्या है, वो चौथा है रोग व कीटों को शरण, रोग व कीटों को शरण, रोग व कीटों को शरण भी देते हैं खरपतवार। कैसे देते हैं, यदि आपने नाम सुना होगा वो अर्गट का नाम सुना होगा, तो अर्गट किसमें होती है, अर्गट रोग है वो किसमें होता है दोस्तों, बाजरे में होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा अर्गट रोग है, सामान्यतः अपने खेत में भी अपने फील्ड में भी देखा होगा, ये अपने एरिया में या आप जो वहां बाजरे की फसल हो रही है सामान्यतः ये रोग दिखाई देता है। ये अर्गट रोग है वो होता है, तो वो किसी भी न किसी क्या है कवक के कारण होता है, और वो कवक है वो किस पे जीवित रहती है, वो कवक है या वो जो अर्गट रोग फैलाने के लिए जो उत्तरदायी है, जो कीट है वो किस पे रहते हैं,
अर्गट रोग जो कवक से फैलती है और कीटों को भी शरण देते हैं। ये अर्गट रोग है वो किसके ऊपर पहले है? अर्गट रोग क्या क्या है, कई अवस्थाएं होती है फैलने की। तो पहले क्या करता है कि पहले जो अंजन घास होती है उस अंजन घास पे वो सर्वाइव करती है कवक। फिर उसके अलावा जैसे ही फेवरेबल, जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है तो वो क्या करती है कि बाजरे के ऊपर अटैक करती है और बाजरे के ऊपर अटैक करके क्या है, बाजरे की बारह बजा देती है। किस कारण से? अर्गट रोग के कारण से। तो इसका एग्जाम्पल की यदि बात करते हैं तो ये क्या है कि अंजन घास पर अर्गट रोग के कवक का रहना। ठीक है, तो इस प्रकार है वो अंजन घास है उसके ऊपर है अर्गट रोग के जो कवक है वो सरवाइव करते हैं। और इस प्रकार ये है जो खरपतवार से होने वाली हानियां बहुत सारी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो ये आपको बताएगी। ये ऐसे तो क्या है कि जैसे कृषित भूमियों में भी खरपतवार से हानि हो रही है, या इसके अलावा जैसे मान लो कि आपकी जो मूल्य जो जमीन है उसमें खरपतवार उगे हुए हैं तो उसकी जो मूल्य है उसमें भी डिक्रीज आते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे नुकसान है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही चीज आपको बताएगी। अब अपन बात करते हैं खरपतवारों का वर्गीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। खरपतवारों का वर्गीकरण, और वर्गीकरण है ये सबसे हार्ड पॉइंट माना जाता है, लेकिन ये अपने लिए हार्ड नहीं है, क्योंकि अपन क्या है ट्रिक के रूप में है आपको वर्गीकरण बताएंगे। और यदि वो ट्रिक आपको याद हो गई तो आप वर्गीकरण के जो एग्जाम्पल है वो आप कभी भी गलत नहीं कर पाओगे। तो यदि अपन बात करते हैं खरपतवारों का वर्गीकरण, है ना, खरपतवारों का वर्गीकरण। यदि क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछा जाता है कि वह कौन सी फसल है जिसमें सर्वाधिक है खरपतवारों से हानि होती है या सर्वाधिक खरपतवार उगते हैं, तो वो है धान। ठीक है, वो कौन सी फसल है? वो धान है। यदि ऐसा पूछा जाता है कि सर्वाधिक है कौन सा खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या है? वो है आइसोप्रोट्यूरोन। कौन सा है? आइसोप्रोट्यूरोन। ये आइसोप्रोट्यूरोन कहाँ काम में लिया जाता है? ये काम में लिया जाता है गेहूं में। गेहूं में किसके लिए काम में लिया जाता है दोस्तों? गेहूं में लिया जाता है फेलेरिस माइनर के लिए, गेहूंसा के लिए, गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा। तो इसके ये चार नाम है, इनके लिए काम में क्या लिया जाता है? आइसोप्रोट्यूरोन लिया जाता है। अब अपन बात कर रहे हैं खरपतवारों का वर्गीकरण। खरपतवारों का वर्गीकरण है वो पहला है वो है परजीविता के आधार पर। परजीविता के आधार पर परजीविता का क्या मतलब होता है? परजीविता का मतलब होता है पैरासाइट। मतलब कहने का मतलब क्या होता है कि वो किसके ऊपर जीवित रहे, अपना जीवन निर्वाह है, किसी अन्य पौधे पर करे वो खरपतवार पूरी तरह या फिर कुछ पार्ट या फिर किसी प्रकार से है वो दूसरे पर है वो जीवित रहे या दूसरे पर शरण ले। तो इस प्रकार से परजीविता के आधार पर उसको परजीवी कहते हैं। परजीविता के आधार पर वर्गीकरण है वो इस प्रकार है। यदि अपन बात करते हैं, चार एग्जाम्पल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वेरी मोस्ट है एक तरह के। तो ये तो परजीवी के नाम आ जाएंगे इस तरफ, और इसके अलावा क्या हो जाएगा कि परजीवी को नाम के अलावा इधर आ जाएगा खरपतवार, कौन सा खरपतवार है जो परजीवी है, और इसके ऊपर आ जाए इसके अलावा आ जाएगा फसल, मतलब कौन सी फसल है जिसके ऊपर है वो परजीवी है। यदि अपन बात करते हैं, पहला वो है जैसे मान लो पूर्ण तना परजीवी। पूर्ण तना परजीवी का ये ए है। पूर्ण तना परजीवी का मतलब है टोटल स्टेम पैरासाइटिक। टोटल स्टेम पैरासाइटिक का मतलब है कि वो खरपतवार जो पूरी तरह है किसी पौधे के या किसी भी पौधे के जो पूरी तरह है उसके तने पर निर्भर होता है, उसको बोलते हैं पूर्ण तना परजीवी। उसमें जो खरपतवार है वो कौन सा है? वो है अमरबेल। है ना, जिसका कस्कुटा रिफ्लेक्सा नाम है।
वो किस पर परजीवी है, वो है रिज्का। ठीक है, ये क्वेश्चन ये पुटअप होता है, रिज्के का है वो पूर्ण तना परजीवी रोग कौन सा है, परजीवी खरपतवार कौन सा है, तो वो है अमरबेल। ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि जो रिज्का है उसका वह कौन सा खरपतवार है जो पूर्ण तना परजीवी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कौन सा है, कस्कुटा, रिफ्लेक्सा या फिर अमरबेल। ये रिज्के के अलावा बरसीम में भी आती है, लेकिन बरसीम में इंपॉर्टेंट कौन सा है, कासनी है। ठीक है, अब इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं अर्धतना परजीवी, ये तो पूर्ण तना था और दूसरा है अर्धतना, अर्धतना परजीवी। तो अर्धतना परजीवी में है वो कौन सा आता है, वो आता है आपका लोरियंथस, लोरियंथस। अब लोरियंथस है वो कौन कौन सी फसलों पे है, वो अर्ध परजीवी का कार्य करता है। जैसे अपन बात करते हैं आम है, आम, कॉफी, तो इस प्रकार की फसलों पर, चाय है, इस प्रकार की फसलों पर ये क्या है, अर्धतना परजीवी का काम करता है। अब बात करते हैं पूर्ण जड़ परजीवी, सी है वो है पूर्ण जड़ परजीवी, है ना। ये वह खरपतवार है जो पूरी तरह किसके ऊपर निर्भर रहता है, पूरी तरह है वो जड़ पर निर्भर रहता है। उसका नाम कौन सा है, वो है ओरोबैंकी, ओरोबैंकी। वो तो ओरोबैंकी है वो खरपतवार है जो वह पूर्ण जड़ परजीवी है, और ये किसके ऊपर रहता है सामान्यतः, वो है तंबाकू, तंबाकू और सरसों, तंबाकू और सरसों। इसमें कहने का मतलब जो सोलेनेसी कुल की है, सोलेनेसी कुल में भी ये अटैक करता है, तो ये किसका है, तंबाकू और सरसों का है, पूर्ण जड़ परजीवी है। इसके बाद में अपन बात करते हैं वो अर्ध जड़ परजीवी की बात करते हैं, अर्ध जड़ परजीवी। अर्ध जड़ परजीवी है वो है स्ट्राइगा, है ना, और स्ट्राइगा है वो किसके ऊपर जीवित रहते हैं, वो है बाजरा है ना, इसके अलावा ज्वार है, इसके अलावा गन्ना है, इसके अलावा मक्का है। तो इस प्रकार जो सामान्यतः C4 प्लांट होते हैं, उन C4 प्लांट के ऊपर कौन जीवित रहता है, स्ट्राइगा रहता है, और स्ट्राइगा किसका काम करता है, अर्ध जड़ परजीवी का काम करता है। यदि यहाँ क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि स्ट्राइगा के नियंत्रण के लिए काम में लेते हैं, तो इसका नियंत्रण करना होता है दोस्तों, तो नियंत्रण किससे करते हैं अपन, इथाइलिन से करते हैं, किससे, इथाइलिन। तो इस प्रकार परजीविता के आधार पर है वो 4 वर्गीकरण हो गए, ये आपको याद करने। अब याद करने में क्या है कि इसको याद करने की ट्रिक है, वो सीक्वेंस आपको याद रखनी है, CLOS, क्लोस। ठीक है, C का मतलब क्या है, कस्कुटा रिफ्लेक्सा, L का मतलब लोरियंथस, O का मतलब ओरोबैंकी, और S का मतलब स्ट्राइगा। तो इस प्रकार है वो अपन एक ट्रिक के फॉर्म में भी इसको याद कर सकते हैं। तो ये परजीविता के आधार पर वर्गीकरण हो गया। अब अपन दूसरे वर्गीकरण की बात करेंगे परजीविता के आधार पर। तो वर्गीकरण खरपतवारों का आपको समझ में आ गया होगा, शायद इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही इजी है। आपको एक ट्रिक है वो ध्यान में रखनी है, और आपको सीक्वेंस ध्यान में रखनी है। अब इसके अलावा अपन बात करेंगे वो दूसरा वर्गीकरण है, वो है जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। अब देखो जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से है। वो पहला है एक वर्षीय खरपतवार। ठीक, अब एक वर्षीय खरपतवार की परिभाषा तो ज्यादा आपको समझा ही देते हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। एक वर्षीय खरपतवार कौन से हैं, वह खरपतवार जो अपना जीवन चक्र है वो एक साल में या एक सीजन में, एक ही मौसम में पूर्ण कर लेता है, तो उसको एक वर्षीय खरपतवार कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक वर्षीय खरपतवार में 2 सीजन आती है। तो पहला है, जैसे मान लो कि खरीफ के खरपतवार, खरीफ के खरपतवार। ठीक, तो इस प्रकार जो एक वर्षीय खरपतवार है उसमें 2 सीजन आती है। खरीफ मुख्य सीजन है 2, खरीफ और
रबी तो खरीफ के खरपतवार कौन से हैं, तो उसकी बात करते हैं अपन। उसकी एक ट्रिक है, वो है चौमू की दाल। कौन सी ट्रिक है? चौमू की दाल। तो चौमू की दाल से आपको है वो खरीफ के खरपतवार याद हो जाएंगे, जो बची हुई है वो अपने आप ही रबी के खरपतवार हो गए। इसको याद करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है ना। चौ का मतलब होता है जंगली चौराई, जंगली चौलाई। ठीक है, जंगली चौलाई सामान्यतः अपने देखी होगी, जो खरीफ के सीजन में है वो अपने जो बाउंड्री है खेत के उसके चारों ओर ज्यादातर है वो फैली रहती है। इसके अलावा मैं का मतलब है मोथा, ठीक है, और दा का मतलब है जंगली धान, जंगली धान। तो इस प्रकार जो इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं किसकी, ये इस प्रकार की जो ट्रिक है जो खरीफ की सीजन की है और रबी के सीजन की है, वो आप ऑटोमेटिकली जो रिमेनिंग रह गई, जो रह गया पार्ट है वो किसमें है, वो इसके अलावा अपन लय का मतलब है जो लसोड़ा है ना। तो इस प्रकार ये जो है वो सामान्यतः किसके खरपतवार है, खरीफ के खरपतवार है। यदि अपन बात करते हैं रबी के खरपतवार, रबी के खरपतवार, ठीक है। देखो आपको यदि खरीफ के खरपतवार याद हो गए तो रबी के खरपतवारों में आपको ज्यादा संशय नहीं रहेगा, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं रहेगी और आपको इजीली याद हो जाएंगे। उनके एग्जाम्पल है वो रखने की जरूरत नहीं है। जो रिमेनिंग पार्ट रह गया, जो रह गया वो क्या है, जो अपने आप ही रबी के। अब रबी के खरपतवार में कौन कौन से हैं, जैसे यदि अपन बात करते हैं रबी के खरपतवार की फसलों की बात करते हैं, जैसे रबी में कौन सी फसल होती है, गेहूं होती है। तो एक तो क्या है, गेहूं सा है, ठीक है, गेहूं की फसल होती है तो क्या है, एक तरह का गेहूं सा है। यदि अपन बात करते हैं जई, तो इसके अलावा जंगली जई, ठीक है। इसके अलावा गेहूं में और कौन कौन सा होता है, बथुआ होता है। अरे बाबरा का नाम सुना होगा ना, चीलवा और बाबरा, ठीक है। तो जो चीलवा होता है वो क्या है, बथुआ है, और बाबरा क्या है, खरबथुआ है, खरबथुआ। तो इस प्रकार क्या है, जो गेहूं सा है, जंगली जई है, बथुआ है, खरबथुआ है। अब सरसों के साथ में क्या उगाई थी, इसके पहले की बात है, ड्रॉप सिरो किससे होता था, सत्यानाशी, तो सत्यानाशी भी है, सत्यानाशी। यदि कई बार ऐसे पूछा जाता है कि जो यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि गेहूं का वह ऑब्जेक्शनल खरपतवार कौन सा है, ऑब्जेक्शनल खरपतवार है वो है यदि अपन गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं का यदि मिमिक्री या नकलची खरपतवार है कौन सा है, वो है जो गेहूं का मामा है, गेहूं सा है, ये क्या है, गेहूं का नकलची खरपतवार है। इसके अलावा यदि गेहूं का ऑब्जेक्शन खरपतवार है वो है हिरणखुरी, हिरणखुरी। इसको हिरणखुरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हिरण के खुर की जैसे इसके पत्तियां होती है, तो इस प्रकार इसको हिरणखुरी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में आ गई होगी। इसके अलावा एक है वो है कृष्णनील, कृष्णनील। तो ये हो गया आपके रबी के खरपतवार और एक वर्षीय खरपतवार का वर्गीकरण। अब दोस्तों अपन बात करते हैं किसकी, दूसरे वो है द्विवर्षीय, द्विवर्षीय खरपतवार। द्विवर्षीय जो खरपतवार है वो क्या करते हैं कि वह खरपतवार जो अपना जीवन चक्र है, वह खरपतवार जो अपना जीवन चक्र है वो 2 साल में पूर्ण करते हैं, उन्हें द्विवर्षीय खरपतवार करते हैं। जैसे पहले साल क्या करेंगे, वो वानस्पतिक वृद्धि करेंगे, अपनी खूब सारी वृद्धि करेंगे, और दूसरे साल क्या है, उसका बीज उत्पादन करेंगे। तो उसके इसलिए उसके जीवन चक्र में कितने साल लगेगी, 2 साल लगेगी, इसलिए उसको क्या करते हैं, द्विवर्षीय खरपतवार कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें क्या है, जैसे जंगली गोभी, फिर उसके अलावा है जंगली गाजर, और इसके अलावा है कासनी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कासनी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये क्योंकि ये जेट उसमें सुपरवाइजर में पूछा गया था, निम्न में से वह कौन सा खरपतवार है जो द्विवर्षीय है, तो कौन सा है, कासनी। ठीक है, कई जगह इसका एग्जांपल नहीं दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है भाई कौन सा खरपतवार है द्विवर्षीय, कासनी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जंगली गोभी और जंगली गाजर तो है ही।
इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं तीसरा वो है बहुवर्षीय खरपतवार। अब देखो बहुवर्षीय खरपतवार तो है वो कहने का मतलब है वह खरपतवार जो अपना जीवन चक्र है कई सालों में या निरंतर चलते रहते हैं या कई सालों में पूर्ण करते हैं, तो वह खरपतवार कौन से कहलाते हैं? वो सभी खरपतवार हैं वो कौन से? बहुवर्षीय खरपतवार है। अब इसकी जो ट्रिक है वो ये है मोथा दे जापट है, मोथा दे जाप है ना। मोथा का मतलब तो क्या है? मोथा है ही ये, ठीक है। दे का मतलब क्या है? दूबघास, और जय का मतलब है जरबेरी, ठीक है, जो झाड़ी वगैरह है। तो ये सभी क्या है? बहुवर्षीय खरपतवार है। तो ये ट्रिक के फॉर्म में आपको याद हो जाएंगे। और इसके अलावा यदि अपन बात करें, इसके अलावा यदि अपन एक तो कांस और है, कांस, तो कांस को भी आपको ध्यान में रखना है। ये ट्रिक इस प्रकार से बनी हुई है। तो आपको ये जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण हो गया। अब अपन बात करेंगे, वो करेंगे किसके आधार पर? बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण। बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। देखो बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण कैसे करते हैं? आपने सामान्यतः उसमें भी देखा होगा, फसलों में भी देखा होगा, एक बीजपत्री फसलें, एक बीजपत्री बीज और द्विबीजपत्री बीज। तो इसी प्रकार ये बीज पत्र है उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है, एक बीजपत्री खरपतवार और द्विबीजपत्री खरपतवार। तो अपन पहले बात करते हैं एक बीजपत्र के आधार पर एक बीजपत्री, है ना, एक बीज पत्री खरपतवार, ठीक है। तो जो मोनोकोट वीड है वो कौन कौन से हैं? एक बीजपत्री खरपतवार। यदि अपन सामान्यतः बात करते हैं कि मोनोकोट फसलें कौन कौन सी है, तो उससे रिलेटेड ही क्या है? वो मोनोकोट खरपतवार है। तो अपने को इसको एक ट्रिक के फॉर्म में याद में रखना है। गेहूं, धान, जई, गेहूं, धान व जई, ठीक है। तो गेहूं क्या है? वो भी क्या है? मोनोकोट है। धान भी क्या है? मोनोकोट है। और जई भी क्या है? मोनोकोट है। तो इस प्रकार है वो गेहूं, धान और जई, गेहूं, धान, जई का प्यार, गेहूं, धान, जई का प्यार। इसके अलावा है जो ये भी है, इसके अलावा ये है जो प्याजी है। और अपने को जो एक बीजपत्री है वो धान जो फसल है, ये फसल है, तो ये भी एक बीजपत्री है। तो इसमें होने वाले खरपतवार भी क्या है? एक बीजपत्री होंगे। तो इस प्रकार ये आपकी ट्रिक है। जो गेहूं, धान, जई का प्यार कास अमर होता है ना, कास अमर होता। तो इस प्रकार ये एक बीजपत्री की ट्रिक है। इसके अलावा है वो द्विबीजपत्री, अपने आप ही याद हो जाएंगे। अब गेहूं से है वो है गेहूंसा, जो धान से है वो है जंगली धान, ठीक है। और जई से है वो है जंगली जई, ठीक है। तो जो इन फसलों में होने वाले खरपतवार है, जो इन फसलों में ही होते हैं खरपतवार, तो इनके नाम से ही है वो हो रही है आपके। इसके अलावा है वो है प्याजी, है ना, प्याजी। इसके अलावा कास का मतलब है कांस, और अमर का मतलब है अमरबेल। तो इस प्रकार की जो ट्रिक है इससे आपको इजीली याद हो जाएंगे। एक बीजपत्री खरपतवार वो है गेहूं, धान, जई का प्यार खास अमर होता, ठीक है। तो इस प्रकार आपको एक बीजपत्री हो गया हुआ। अब इसके अलावा अपन दूसरी बात करते हैं, वो है द्विबीजपत्री खरपतवार, डाइकोट द्विबीजपत्री खरपतवार। अब इसके अलावा जो रिमेनिंग वैसे आप
ध्यान भी रख सकते हो कि इसके अलावा जो बचा हुआ पार्ट है या बचे हुए जो खरपतवार है वो क्या है, वो सभी क्या है, द्विबीजपत्री है। जो अपन बात करते हैं जैसे जंगली है, जंगली चौलाई है, ठीक है, इसके अलावा है जैसे सत्यानाशी है ना, इसके अलावा है बथुआ है, तो ये सभी क्या है, ये द्विबीजपत्री खरपतवार है। और इसके अलावा जो सेंजी है, कृष्णनील है, ये भी है इसके एग्जांपल, सेंजी है, कृष्णनील है। तो ये बीजपत्र के आधार पर वर्गीकरण है, कंप्लीट हो गया, जीवन चक्र के आधार पर और बीजपत्र के आधार पर और परजीविता के आधार पर। तो 3 प्रकार के हैं वो आपके वर्गीकरण है खरपतवारों में है, वो कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके अलावा है वर्गीकरण है वो और है, वो है चौड़ी पत्ती वाले या पत्ती की बनावट के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है, पत्ती की बनावट के आधार पर वर्गीकरण। पत्तियों की बनावट के आधार पर वर्गीकरण, ठीक। इसमें पहला है वो है चौड़ी पत्ती वाले, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, ठीक। दूसरा है वो सकरी पत्ती वाले, सकरी पत्ती वाले खरपतवार। तो इस प्रकार चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले खरपतवार है। तो इनको अपने को ध्यान में रखना है कि चौड़ी पत्ती वाला कौन सा है और सकरी पत्ती वाला कौन सा है। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार क्या होते हैं, यदि अपन बात करते हैं किसकी, यदि अपन द्विबीजपत्री की बात करते हैं तो द्विबीजपत्री है वो बीज से तोड़ते हैं तो उसके कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। और एक बीजपत्री में क्या होता है, एक ही भाग होता है, ठीक है। तो जो चौड़ी पत्ती है इसका मतलब वो सकरी से क्या है, डबल है। और जो एक बीजपत्री है वो द्विबीजपत्री, कहने का मतलब एक द्विबीजपत्री है वो एक बीजपत्री से भी बड़ा है। तो जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं वो सभी क्या है, सभी है वो द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री खरपतवार है, ठीक है। तो जो भी द्विबीजपत्री है वो एग्जाम्पल आपको ध्यान में है, पहले बता ही चुके। तो उन एग्जाम्पल से आपको ध्यान रखना है जितने भी द्विबीजपत्री है वो सभी क्या है, चौड़ी पत्ती वाले। और जो सकरी पत्ती वाले हैं सभी क्या है, एक बीजपत्री खरपतवार है, वो क्या है, वो सकरी पत्ती वाले खरपतवार है। तो ये इजी हो गया वर्गीकरण, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन आगे चलते हैं प्रवर्धन के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। 5वां वर्गीकरण की बात करते हैं, प्रवर्धन के आधार पर वर्गीकरण। अब देखो प्रवर्धन के आधार पर, प्रोपोगेशन के आधार पर वर्गीकरण इस प्रकार है कि खरपतवार है वो अपना जो प्रसारण है या अपनी जो गुणन है, जो संतति का गुणन है वो किसके द्वारा करते हैं, बीज द्वारा करते हैं, वनस्पति भागों द्वारा करते हैं। तो इस प्रकार उसको वर्गीकृत किया गया है। तो पहला है जैसे मान लो कि यदि आप इसका क्लासिफिकेशन इस प्रकार भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है बीजों द्वारा, है ना, बीजों द्वारा प्रवर्धन करने वाले बीजों द्वारा कौन कौन से हैं खरपतवार जिनका अपन प्रसारण करते हैं। तो बीजों द्वारा में अपन बात करेंगे, वो करेंगे जैसे मान लो कि पहला है जंगली चौलाई। तो जंगली चौलाई में है एक पौधे से है वो कितने बीज उत्पादन होते हैं, 1,96,000, ठीक है। 1,96,000 है बीज है वो एक पौधे से प्राप्त होते हैं जंगली चौलाई के। यदि अपन बात करते हैं बथुआ, ठीक है, तो बथुआ से है ये बीजों द्वारा इसका प्रसारण होता है। बथुआ की बात करते हैं तो बथुआ से क्या है, बेहतर, बथुआ बेहतर, एक ही चीज है, बोलने की जो ट्यूनिंग है वो एक ही चीज है, बथुआ बेहतर। तो 72,000 बीज है वो एक पौधे से मिलते हैं बथुए से। यदि अपन बात करते हैं किसकी, अमरवेल की बात करते हैं तो अमरवेल है
उससे है एक पौधे से वो 16,000 बीज का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार देख लो कि एक पौधा यदि किसी की भी चीज का उग गया तो उससे कितने बीज मिलते हैं और उसका प्रसारण भी कितना होगा। तो इस प्रकार देख लो कि कितने पौधों का प्रसारण है, वो एक पौधे का से कितने पौधे बन सकते हैं। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं वानस्पतिक भागों द्वारा। वानस्पतिक भागों द्वारा यदि अपन बात कर रहे हैं वर्गीकरण की, तो पहला है वो इस प्रकार है। ये पहला जो अपन को एग्जाम्पल ध्यान रखना, वो कुछ नहीं है इसके अलावा, जैसे राइजोम। अब ये राइजोम द्वारा जो प्रसारण होता है वो किसका होता है, कांस का होता है। ठीक है, कांस का होता है। दूसरा है जैसे ट्यूबर्स, तो ट्यूबर्स द्वारा जो प्रसारण होता है वो किसका होता है, मोथा का होता है। मोथा देखा होगा, मोथा जो नीचे की ओर गांठ होती है, और वो ट्यूबर्स ही क्या करते हैं, नए पौधे को जन्म देते हैं। तो ट्यूबर्स है उसके द्वारा किसका होता है, मोथा का होता है। इसके अलावा तीसरा है जड़, तो जड़ द्वारा होता है वो किसका होता है, हिरणकुरी का। हिरणकुरी का जो प्रवर्धन होता है वो किसके द्वारा होता है, जड़ द्वारा होता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं रनर्स। तो रनर्स द्वारा है प्रवर्धन किसका होता है, वो होता है दूब घास। दोबड़ी सामान्यतः देखी होगी, तो दोबड़ी क्या है कि कोई भी एक तिनका यदि खेत में पड़ा रह गया तो वो भी बढ़ करके पूरे खेत में फैल जाएगा। तो इस प्रकार रनर्स द्वारा है वो किसका प्रवर्धन होता है, रनर्स द्वारा किसका प्रवर्धन होता है, दूब घास का होता है। अब इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं पुष्प कलिका, तो पुष्प कलिका से है वो है गाजर घास। तो गाजर घास का ये उत्पादन या प्रसारण होता है तो पुष्प कलिका से होता है। यदि अपन क्या करते हैं, यदि अपन पुष्प आने से पहले या पुष्प कलिका से पहले यदि उस गाजर घास को खत्म कर देंगे तो धीरे धीरे गाजर घास नष्ट होती जाएगी और उसका उत्पादन नहीं बढ़ेगा। ठीक, अब इसके अलावा है अपन बात करते हैं तना। अब तना द्वारा किसका है, जैसे है अमरबेल। यदि अमरबेल है वो किसी भी जगह है उसको यदि तिनका जो तोड़ करके और कहीं दूसरी जगह जैसे रिजगा बरसीम में फेंक देते हैं तो उसका और बढ़वार हो जाती है, तो उसका प्रसारण किसके द्वारा होता है, तने द्वारा होता है। तो इसके अलावा अपन बात करते हैं ऑफशूट। ये है जलकुंभी। तो इस प्रकार है वो इनका वर्गीकरण है, प्रवर्धन के आधार पर वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। ये खरपतवारों का वर्गीकरण है। इसके अलावा है वो फसल और पौधे के संबंध के आधार पर वर्गीकरण। फसल और पौधे के संबंध के आधार पर वर्गीकरण, तो उसको देखते हैं अपन। फसल पौधे के संबंध के आधार पर कहने का मतलब यह है कि जो इनके कैसे संबंध है तो उसके आधार पर वर्गीकरण। पहला है वो है सापेक्ष खरपतवार। ठीक है, जो सापेक्ष खरपतवार है वह कौन सा खरपतवार होता है, तो उसकी परिभाषा की अपन बात करते हैं। तो सापेक्ष खरपतवार है वह खरपतवार होते हैं जो क्या है कि अपन किसी भी फसल का बीज बोते हैं उसके साथ में दूसरी फसल के बीज या खरपतवारों के या दूसरी फसल के बीज मिक्स होकर के आ जाते हैं। ठीक है, और वो खेत में उग जाते हैं। तो इस प्रकार से जो वो क्या है, खरपतवार है अपने लिए। ठीक है, जैसे मान लो कि अपन ने पूरे है गेहूं बोए, ठीक है, और उसमें कुछ चने के पौधे हो गए या फिर पूरे चने बोए उसमें कुछ गेहूं के पौधे या बीज आ गया, तो गेहूं उग गया, तो वो क्या है अपने लिए, वो खरपतवार है। तो वो कौन से खरपतवार है, सापेक्ष खरपतवार है ना। फसल के साथ अन्य फसल के पौधों का उगना। ठीक है, ये क्या है, सापेक्ष खरपतवार है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे है ना, वो करते हैं चने की फसल में गेहूं के बीज मिश्रण होने
होने से गेहूं का पौधे उगना। ठीक है, तो इस प्रकार है उनसे क्या कहते हैं, उसको सापेक्ष खरपतवार कहते हैं। यदि अपन दूसरे जो सहसंबंध के आधार पर है वो है निरपेक्ष खरपतवार। निरपेक्ष खरपतवार, तो निरपेक्ष खरपतवार है वो क्या है, वो वह खरपतवार है जो कहने का मतलब यह है कि जो फसल की बुआई की है उसके बाद में वो खरपतवार है जो उगने पर फसल के उत्पादन को हमेशा के लिए घटाई देता है। कहने का मतलब होता है कि वो कोई व्यवहार नहीं रखता, वो कोई गुंजाइश नहीं रखता, वो है वो 100% फसल के उत्पादन को घटाएगा ही घटाएगा। तो वह खरपतवार जो फसल के साथ उगने पर, फसल के साथ खरपतवार के उगने से उपज में हानि होना। ठीक है, तो खरपतवार फसल के साथ यदि खरपतवार उगे तो उससे जो हानि होती है तो वो किसमें कहलाती है, वो निरपेक्ष खरपतवार होते हैं। तो ये आपको एग्जाम्पल है, ये आपको ध्यान में भी रखने हैं और आपको इसके बारे में पढ़ना भी है। और इसके अलावा अपन बात करते हैं जो तीसरा है वो है नकलची खरपतवार। नकलची खरपतवार कौन से, इसके एग्जाम्पल है यदि निरपेक्ष की बात करते हैं तो जैसे दूब घास है। ठीक है, तो दूब घास है वो हमेशा के लिए हानि ही करेगी। ठीक है, अब नकलची खरपतवार जिसे मिमिक्री वीड भी बोलते हैं, तो नकलची खरपतवार क्या होते हैं कि जो फसल के बाह्य आकार व बनावट में मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, ये बाह्य आकार और बनावट में मिलते जुलते होते हैं, जिससे उनका जो स्क्रीनिंग करना है या उनको हटाना है वो आसान नहीं होता। उनका पता ही नहीं चलता कि इस खेत में है कौन ये फसल है या खरपतवार है। जब उसका उत्पादन है वो बढ़ जाता है या उसकी ग्रोथ होती है और उसके पुष्पन आते हैं और बालियां लगती है, बालियां लगने के बाद अपने को पता चलता है सामान्यतः कि ये क्या है, कि इस खरपतवार का मिमिक्री वीड है, नकलची खरपतवार है जो नकल करके इतने ऊपर तक आ गया। उसके बाद पता चला कि ये इसकी नकल कर रहा था, ये क्या था, फसल नहीं थी, खरपतवार है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल क्या है, गेहूं में गेहूंसा। ठीक है, गेहूंसा का दूसरा नाम है वो है गेहूं का मामा, गेहूं का मामा। ठीक है, इसका बोटनिकल नाम है वो है फेलेरिस माइनर, और इसका अन्य नाम है वो है गुल्ली डंडा, गुल्ली डंडा। तो इस प्रकार है ये गेहूं में उगने वाला खरपतवार है वो कौन सा है, गेहूंसा है, जिसका पता ही नहीं चलता कि अपने को कि गेहूं की फसल है या गेहूंसा उगा हुआ है। इसके अलावा जो एग्जाम्पल की यदि अपन और बात करते हैं, जैसे बाजरे में है वो बरू का उगना, या इसके अलावा जैसे धान में है जंगली धान का उगना, तो ये एग्जाम्पल है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये है नकलची खरपतवार में। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं वो करते हैं रोग्यू पौधे, रोग्यू खरपतवार ही बोल सकते हैं उनको, रोग्यू खरपतवार। देखो रोग्यू खरपतवार क्या होते हैं कि एक तरह का रोग है जो स्वस्थ आदमी हो रखा है उसमें कोई रोग हो जाता है। तो इसी प्रकार है कि कोई भी अपनी किसी भी किस्म की या किसी भी फसल की अपन ने कोई एक वेराइटी या एक किस्म की बुआई की है, उसमें अन्य किस्म का कोई भी पौधा है वो उग जाना, वो क्या कहलाता है, रोग्यू खरपतवार का काम करता है। तो अपन बात करते हैं एक ही फसल की एक ही किस्म के अलावा अन्य किस्म का पौधे का उगना। तो ये क्या है, रोग्यू पौधा कहलाता है, रोग्यू पौधा कहलाता है।
एग्जाम्पल, गेहूं की सोनालिका किस्म में गेहूं की लोकवन किस्म के पौधे का उगना। ठीक है, गेहूं की जो एक किस्म थी वो सोनालिका अपने लगाई थी अपने खेत में, और सोनालिका के अलावा जो अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स के थी वो लोकवन के कई पौधे उगे। तो इस प्रकार के वो पौधे क्या है, वो रोगी पौधे हैं, और इनको हटाना, मतलब जो रोगी पौधे हैं इनको हटाना क्या कहलाता है, रोगी कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो रोगी पौधे को हटाना क्या कहलाता है, जो रोगी पौधे को हटाना रोगिंग कहलाता है। यदि कई बार ऐसे पूछा जा सकता है रोगिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो रोगिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है कि आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखे, किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन, किसी भी प्रकार का संक्रमण उस किस्म में होने वाला है उस किस्म को बनाए रखे, या अपन बात करते हैं कि जो शुद्धता बनाए रखने के लिए, आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए रोगिंग की प्रोसेस की जाती है। रोगियों जो खरपतवार जो अन्य किस्म का पौधा है उसको हटाना भी क्या कहलाता है, रोगिंग कहलाता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपके सापेक्ष, निरपेक्ष, नकलची और रोगी खरपतवार। यदि अपन बात करते हैं वो पांचवा है, वो है एब्सोल्यूट खरपतवार। अवांछित खरपतवार। देखो, एब्सोल्यूट खरपतवार वह खरपतवार होते हैं जो फसल के उत्पादन को है बहुत करने का मतलब फसल के उत्पादन को है वो बहुत ज्यादा गिरा देते हैं और इतना हार्मफुल होते हैं फसल के लिए। तो यदि अवांछित खरपतवार की बात करते हैं तो वह है फसल के उत्पादन को गिराना। जैसे अपन एग्जाम की बात करते हैं गेहूं, है ना, गेहूं में क्या है, हिरणखुरी। गेहूं में जो हिरणखुरी है वो क्या है, अवांछित खरपतवार है, ये ध्यान में रखना। गेहूं में जो नकलची खरपतवार है वो कौन है, गेहूं सा है, और जो गेहूं में जो अवांछित जो खरपतवार है वो कौन सा है, हिरणखुरी। ये इंपॉर्टेंट है आपको, अवांछित खरपतवार, एब्सोल्यूट वीड। तो ये इस प्रकार फसल संबंध के आधार पर है वो खरपतवारों का वर्गीकरण है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हो। इस प्रकार आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद में ये फसल संबंध के आधार पर वर्गीकरण कंप्लीट हो गया। इसके बाद में एक थोड़ा बहुत एक और रह गया, वो ज्यादा वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन उसको बोलते हैं अपन स्वयं सेवक खरपतवार, है ना। ये क्या होते हैं कि ये वह खरपतवार होते हैं या जो क्या होते हैं कि जैसे मान लो कि पिछली बार अपन ने किसी फसल की बुआई की है, ठीक है, और उसकी बुआई करने के बाद में अपन ने जैसे मान लो रबी सीजन में है किसी फसल की बुआई की है, जैसे मान लो खरीफ में अपने मूंग लगाए, अब अगली बार अपन ने बाजरा लगाया, ठीक है, और बाजरा लगाया है तो वहां पर मूंग भी उग जाना। या अपन क्या करते हैं, जैसे अपन ने मूंग लगाए हैं और अगली बार अपने जो सीजन में है रबी सीजन में अपने गेहूं किया है तो मूंग के पौधे भी कुछ उग जाना, तो वो क्या है, एक तरह का स्वयं सेवक खरपतवार है। तो इसकी बात करते हैं अपन पिछले मौसम के पौधे का उगना। साधारण भाषा में अपन समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, गेहूं की फसल में मूंगफली का, ठीक। तो इस प्रकार है वो अपने को ये जो खरपतवार है इसका वर्गीकरण है वो कंप्लीट हो गया और आपको इजीली समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में अपन बात करेंगे, वो करेंगे खरपतवारों का नियंत्रण, है ना, कंट्रोल ऑफ वीड्स। देखो, यदि अपन कई बार है वो दवाइयों का स्प्रे करते हैं या किसी भी है केमिकल का स्प्रे किया जाता है तो सर्वाधिक और सबसे कम, है ना,
यदि अपन विश्व की बात करते हैं वर्ड की, तो विश्व में सर्वाधिक ज्यादा किसका प्रयोग किया जाता है? हर्बिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है या फंजीसाइड है। और भारत में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके बारे में अपन देखते हैं। जैसे विश्व में है, विश्व में, ठीक है, तो विश्व में सर्वाधिक है उपयोग है, वो एक तरह की उसके रूप में अपन ध्यान करते हैं, जैसे HIF, ठीक। सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया जाता है? खरपतवारनाशी, ठीक है, H यानी हेर्बिसाइड। दूसरा है वो है कीटनाशी, और तीसरा है कवकनाशी। तो इस प्रकार है विश्व में इनका ज्यादा उपयोग किया जाता है। पहले खरपतवारनाशी हेर्बिसाइड का यूज ज्यादा होता है, फिर उसके बाद कीटनाशी का यूज जाता है, और फिर उसके बाद में कवकनाशी का यूज ज्यादा होता है। यदि अपन भारत की बात करते हैं, भारत में है, तो भारत में किस प्रकार से जो इसका सिस्टम रहता है यूज करने का, वो रहता है आई का मतलब होता है कीटनाशी। मतलब अपन क्या करते हैं? कीटनाशी का ज्यादा प्रयोग करते हैं, किसके बजाय? यहाँ खरपतवारनाशी का विश्व में ज्यादा यूज हो जाता है, अपन कीटनाशी करते हैं। उसके बाद में कवकनाशी का प्रयोग करते हैं अपन, कवकनाशी का, और उसके बाद में लास्ट में अपन खरपतवारनाशी का प्रयोग करते हैं, खरपतवारनाशी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको आप उतार सकते हो, इसको स्क्रीन जो आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये जो वीडियो है ये खरपतवार का है, पार्ट फर्स्ट है दोस्तों। अब इसके बाद में अपन लेके आएंगे वो है खरपतवार का पार्ट 2, जिसमें अपन क्या करेंगे? खरपतवारों का सफाया करेंगे, खरपतवारों को नियंत्रित करेंगे। और ये था खरपतवारों की जो चर्चा थी, या खरपतवारों के बारे में विवरण था, और उनका वर्गीकरण पढ़ना इसलिए जरूरी था क्योंकि अपन खरपतवारनाशियों का प्रयोग करेंगे तो वो इनके वर्गीकरण के आधार पर ही पहचान करके उनका प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों अपन पार्ट 2 में मिलेंगे, खरपतवारों के लिए, खरपतवारों के पार्ट 2 में मिलेंगे। इसके लिए इसके बाद में अपन बात करेंगे, ये कंप्लीट खरपतवार का चैप्टर हो जाएगा, पार्ट 2 में कंप्लीट कर देंगे इसको। फिर उसके बाद में नया पॉइंट लेंगे, जिसके बाद में अपन जो इसी प्रकार है वो एक एक है वो क्लास लेते जाएंगे। अब इसके बाद है मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इसके बाद में फिर मिलेंगे अपन दोस्तों अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।